आज करीब 17 साल हो गए ये आरटीआई को आए हुए, किंतु आज भी एक बड़ा तबका है ऐसा जो कि अभी भी अज्ञान है। इस उद्योग विभाग का एक ऐसा प्रकरण है जो आरटीआई से स्पष्ट हुआ। तकरीब 40 लाख का एक ऐसा लोन था जो एक ही व्यक्ति को 3 बार वह लोन प्रदान हुआ था, किंतु आज दिनांक तक भी उस उद्योग विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है, केवल हिला हवाला किया जा रहा है। इस समस्त प्रकरण में उद्योग विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं। जानकारी दे भी दी विभागों ने, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है कि... नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। हमारे संविधान में हर एक नागरिक को कहीं ना कहीं एक ऐसा अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को कहते हैं सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। आपको बता दें कि ऐसी किसी भी सूचना का अधिकार हर एक नागरिक प्राप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति जो है तो कहीं ना कहीं देश का एक जिम्मेवार नागरिक है और इसके नाते हमारे संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम किसी भी मुद्दे से जुड़ी, किसी भी विभाग से जुड़ी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और अनिवार्य रूप से हमें ये जो सूचना है तो दी जाती है। आपको बता दें, ऐसे ही हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय आरटीआई कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, लगातार ज़िले में भ्रष्टाचार की तमाम बातें सामने आती हैं। हालांकि सरकार द्वारा तमाम प्रकार के वादे और दावे किए जाते हैं कि लगातार जनता के लिए एक बड़ी राशि जो है तो उनकी तरफ से दी जाती है। बात चाहे उद्योग विभाग की करे, बात चाहे स्वास्थ्य विभाग की करे या बात किसी भी विभाग की करे, एक बड़ा फंड जो है तो वार्षिक छमाही या अन्य रूप से उन्हें भेजा जाता है, कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, हम इसको प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि बहुत से घोटाले उजागर होते हैं, जिसके बाद खुद कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाई जाती है और भ्रष्टाचार के आरोप में लंबे भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़े बड़े अधिकारी और कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता भी संलिप्त पाए जाते हैं और जिसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वो सलाखों के पीछे जाते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तमाम प्रकार की बातें हमारे ज़िले में भी सामने आती हैं, बात चाहे किसी विभाग के करें। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज पूरे प्रमाण और पूरे तथ्यों के साथ हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता अटल मिश्रा जी मौजूद हैं और इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार इन्होंने जो जानकारी दी है तो ऐसे कई विभाग हैं जहां जो अधिकारियों की जो स्थिति है फंड को लेकर के, योजनाओं को लेकर के, वो अभी भी संदिग्ध हैं और जो एक जिम्मेवार अधिकारी के तौर पर जो उनकी जवाबदेही बनती है वो नहीं दे पा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद अभिलाष जी। और मैं कुछ बोलने से पहले अभिलाष जी को धन्यवाद कहूँगा और विंध्या टीवी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को उठाना मैं नहीं समझता किसी न्यूज़ चैनल ने कोशिश भी की और सभी न्यूज़ चैनलों के पास हम गए और सभी ने हमारा कथन लिया, हमारे साक्ष्य लिए, मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूं और विंध्या टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आएंगे, सीधी में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे में भी आएंगे, विभिन्न विभागों की बात करेंगे, विभिन्न उन आला अधिकारियों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरटीआई के संबंध में। कुछ जनता को बताएं कि आरटीआई क्या है और कितनी ये आवश्यक है, कितनी लाभप्रद है आम जनता के लिए। देखिए, आरटीआई एक अधिनियम है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुई थी और आज करीब 17 साल हो गए ये आरटीआई को आए हुए, किंतु आज भी एक बड़ा तबका है ऐसा जो कि अभी भी अज्ञान है इस अधिनियम से। और मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से ये बात फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें जिससे भ्रष्टाचार सामने आए। ठीक है। तमाम विभाग जो हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास हर विभाग की कुछ कॉपियां हैं, ऐसी कुछ आरटीआई प्रतियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं अनियमितता की बातें उजागर हो रही हैं। अधिकारी, आला अधिकारी जवाबदेही आप कहते हैं कि नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से उस फंड का उपयोग किया गया है। तो ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जहां भ्रष्टाचार की जो संदिग्धता अभी है, ऐसे कौन कौन से विभाग हैं? देखिए, अभी तो स्पष्ट रूप से हम उद्योग विभाग को ले सकते हैं क्योंकि उद्योग विभाग का एक ऐसा प्रकरण है जो आरटीआई से स्पष्ट हुआ। तकरीब 40 लाख का एक ऐसा लोन था जो एक ही व्यक्ति को 3 बार वह लोन प्रदान हुआ था।
अच्छा जी। और इस संबंध में मेरे द्वारा काफ़ी प्रयत्न किया गया, तरह तरह से दबाव भी डाले गए हैं इस को रोकने के लिए, मगर मेरे द्वारा लगातार प्रयत्न किया गया। और आदरणीय कलेक्टर महोदय ने कुछ दिनों ही पूर्व उस पर आदेश दिया है कि संबंधित उद्योग विभाग के अधिकारी और वो संबंधित बैंक के अधिकारी को कि इस पर सुनिश्चित कार्यवाही सुनिश्चित करे यथाशीघ्र। किंतु आज दिनांक तक भी उस उद्योग विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है, केवल हिला हवाला किया जा रहा है। और किस तरह से इस कार्यवाही को टालें, वो एक तरह से ये अपना हथकंडा अपनाया जा रहा है कि किस प्रकार से इस कार्यवाही को हम टाल दें। अच्छा। जिस पर लगातार कलेक्टर महोदय के आदेश की भी अवज्ञा की जा रही है। और आपने कहा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 लोन सेंक्शन है, तो क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति को 3 लोन सरकारी लोन दिए जा सकें? नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। कोई भी अनुदान प्राप्त लोन, जो भी अनुदान मिलता है, जो भी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से, उस पर केवल एक ही बार वो हितग्राही लाभ प्राप्त कर सकता है। अच्छा। किंतु संबंधित व्यक्ति द्वारा लगातार 3 बार लिया गया और संबंधित एक ही बैंक से लिया गया, जो कि यूनियन बैंक डीपी कॉम्प्लेक्स में है। और उसमें लगातार उनके द्वारा फर्जी शपथ पत्र लगाया गया, लगातार फर्जी संबंधित दस्तावेज के लगाकर और तकरीब 40 लाख का लोन ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बात सामने आ रही है, आरटीआई कार्यकर्ता हैं पूरा प्रमाण लेके बैठे हुए हैं कि अगर ऐसा है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 लोन पारित हो रहे हैं, तो बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि आपको बता दें, जिस प्रकार से देश में, प्रदेश में, जिले में बेरोजगारी की स्थिति है, तो हर एक व्यक्ति, हर एक युवा कहीं ना कहीं सरकार से रोजगार की उम्मीद, लोन की उम्मीद लगाए हुए है। पर जब बात निकल के सामने ये आती है कि जो 3 लोगों के हक का लोन है, जिससे 3 लोगों के लिए रोजगार का निर्माण हो सकता है, 3 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे अगर 3 लोन एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएंगे तो फिर ये बड़ा चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर और भी बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर फिर क्या आपके द्वारा उद्योग विभाग से जानकारी ली? जी, उद्योग विभाग से लगातार मेरे अवगत कराया जा रहा है संबंधित पत्र को लेकर। किंतु उद्योग विभाग के जो आला अफसर हैं, क्योंकि इस समस्त प्रकरण में उद्योग विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं। अच्छा जी। और वो तो कैसे आप इतने दावे के साथ कैसे कहें? दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं कि आप, मेरे पास संपूर्ण प्रमाण है। अच्छा। जिस लोन को कलेक्टर महोदय ने अवैध घोषित किया है और कार्यवाही के लिए किया है, उसी लोन को संबंधित उद्योग विभाग के अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से, आप देख सकते हैं, ये सारे दस्तावेज हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जी, कैमरे की तरफ हम दिखा देते हैं। और चूंकि पूर्णतः संलिप्त है, इसलिए कोई भी अधिकारी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है उस पर। आपको कितने बार आपके द्वारा जवाब मांगा गया उद्योग विभाग के अधिकारियों से? लगातार वो केवल एक ही बात कहते हैं कि मैं, जो कलेक्टर महोदय ने कहा है वैधानिक कार्यवाही के लिए, तो हम लीगल टीम के लिए पत्र लिख रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सीधा उनके द्वारा डिले किया जा रहा है कार्यवाही करने के लिए। कौन कौन से पदाधिकारियों से बात की गई उद्योग विभाग के? महाप्रबंधक महोदय हों या तो प्रबंधक महोदय हों, समस्त अधिकारी जितने भी हैं वहाँ पे, मैंने सबसे एक बार गुहार लगाई है। क्योंकि इस प्रकरण में काफ़ी समय भी दिया गया मेरे द्वारा और समस्त जांच प्रूफ भी हो चुकी है। अच्छा। इसके उपरांत केवल कार्यवाही ही शेष है, किंतु संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी कहीं ना कहीं नोटिस की बात भी सामने आई है कि कुछ रिकवरी निकाली गई है, कुछ नोटिस वगैरह दी? जी, नोटिस दी गई है। एक 5,62,000 रुपये राशि की नोटिस दी गई है वापस करने के लिए। अच्छा। और 2 लाख रुपए पूर्व में इनके द्वारा दिया जा चुका है। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं वो दोषी सिद्ध हो गए इस बार? पूर्णतः कलेक्टर महोदय का लेटर है हमारे पास, मैं अभी कैमरामैन महोदय को सब कुछ दिखाऊंगा, और जिसमें स्पष्ट रूप से कलेक्टर महोदय ने भी आदेश कर दिया गया कि कार्यवाही की जाए, किंतु नहीं की जा रही है। बैंक को भी हमने एक पत्र के माध्यम से लगातार अवगत कराया कि संबंधित जो प्रकरण है उसमें बैंक जिस प्रकार से ऋण उनको प्रदान किया गया है वो अवैध है, जिस पर कार्यवाही होना सुनिश्चित किया जाए, किंतु बैंक मैनेजर भी द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उद्योग विभाग अब संदिग्ध तरीके से घेरे में आ रहा है। इसके अलावा उद्योग विभाग के अलावा कौन कौन से विभाग हैं जिनकी कहीं ना कहीं आपको अनियमितता की चीज़ें मिली? अनियमितता पूर्णतः स्पष्ट होती है, क्योंकि जब हम आरटीआई का उपयोग करते हैं धारा 6 के अंतर्गत,
अच्छा। तो संबंधित आवेदन 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना होता है संबंधित कार्यालय को। किंतु जिस कार्यालय में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है वह कार्यालय नहीं दे रहा है, जिनमें है आपका स्वास्थ्य विभाग, बीएमओ कार्यालय जो होते हैं, और संजय टाइगर रिजर्व के आला अफसर जो हैं उनके आदेश के उपरांत भी जो बाबूशाही हमारे समाज में व्यापक रूप से फैली हुई है, वह इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उस आरटीआई आवेदन की भी और आरटीआई अधिनियम की भी अवहेलना कर दे रही है। संजय टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई ऐसी क्या चीज़ें आपको मिली जो आपको संदिग्ध लगी और जिस पर आपको लगा कि हाँ भ्रष्टाचार संभव है या हो सकता है? संभव इसलिए लगता है श्रीमान क्योंकि ये जो सीधी जिला है इसमें कुछ ऐसी फर्में हैं जिनका भौतिक स्वरूप आज दिनांक तक विद्यमान नहीं है, वह केवल कागजों में ही तक सीमित हैं। अच्छा। और उन संबंधित संस्थानों द्वारा संबंधित विभागों में बड़े स्तर पर मतलब कहे तो करोड़ों रुपए के सामग्रियों की सप्लाई कर दी गई है, जो पूर्ण तरह कर प्रवंचन का मामला भी सिद्ध होता है। क्योंकि जब ऐसी फर्म ही नहीं है और उनके द्वारा लगातार आप सप्लाई ले रहे हैं और वस्तुओं की कीमत से दुगनी मूल्य पर उनकी सप्लाई ली जाती है, इससे हमें स्पष्ट होता है कि तर्क मिले। और इस पर मैंने आरटीआई प्रतिवेदन किया। आरटीआई 30 दिन के बाद जानकारी ना मिलने के उपरांत धारा 7(1) का आवेदन किया और उसके बाद 48 घंटे में जानकारी चाहिए, उसके उपरांत भी नहीं मिला। फिर प्रथम अपील में हम गए हैं। प्रथम अपील से हम आदेश लेके आए कि इनको जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए। उसके उपरांत भी जानकारी प्रार्थी को आज तक नहीं मिली। इससे पूर्णतः सिद्ध होता है कि कुछ न कुछ घपलेबाजी है विभाग में, जिसके द्वारा आला अधिकारियों के आदेश का भी अवहेलना कर दी जा रही है। कई बार चर्चा के दौरान ये भी बातें सामने आई, आपने हमसे बताया कि कई बार जो है तो आपको इस काम के बदले धमकी भरे फ़ोन आए, धमकी भरे कॉल आए, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को दबाने का भी प्रयास किया गया। जी पूर्णतः प्रयास किया गया। धमकी हो या धन हो या प्रलोभन हो, हर तरह के हमारे पास ऑफर आए हैं, मगर जिन्हें डिनाई करके हम अपने कार्यों पे लगे रहे। अच्छा। और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ऐसी क्या चीज़ें हैं जो संदिग्ध हैं? सेम है श्रीमान, यही सब फर्में हैं जो स्वास्थ्य विभाग में भी सप्लाई कर रही हैं। हमें तो लगता है श्रीमान, आशा करते हैं कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इन फर्मों को पूर्णतः आश्वासन दिया जा रहा है और इनके माध्यम से ही उनकी मिली जुलता के कारण ही ये सप्लाई दे पा रही हैं खुले दिल से। और एमआरपी के ऊपर देना ये तो अब आम बात हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अभी हमारी पेशी थी जेडी कार्यालय रीवा में, वहाँ से हम आदेश लेके आए और सीएमएचओ ऑफिस हो या सिविल सर्जन महोदय का ऑफिस हो, जहाँ के आदेश जेडी कार्यालय से हमें प्राप्त हो गए हैं कि संबंधित व्यक्ति को सूचना के आधार के अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान कर दी जाए, जिसके उपरांत भी अधिकारी लोग जानकारी देने नहीं दे रहे हैं। बार बार लगातार उसको डिनाई कर रहे हैं। जाने पर यह दिया जाता है कि भी मार्च चल रहा है, क्लोजिंग है, तो संबंधित ऐसी हमें बता के आश्वासन दे के कहते बाद में आओ। क्योंकि द्वितीय अपील केवल 90 दिन के अंदर करनी होती है, वो यह चाह रहे हैं कि 90 दिन बीत जाए, उसके बाद इनकी अपील ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये तमाम दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज की प्रतियां हैं। इन्होंने बताया चर्चा के दौरान, तो ये तो बहुत कम है। इनके पास ऐसे तमाम दस्तावेज हैं जिनसे ये लगातार जो अपनी खोजी चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं इन्हें जो धमकी मिलने की बात ये बता रहे हैं कि इन्हें धमकी दी गई, इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत हद तक चिंता का विषय है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता है, वह यदि सूचना का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर जो ये घोटालों का माहौल है वो पूरी तरह से बहुत विकराल रूप ले चुका है। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, आज आप किसी भी विभाग में जाइए तो उस विभाग में जाएंगे तो आप लगातार देश के अंदर जो ये घोटालों का माहौल है वो पूरी तरह से बहुत विकराल रूप ले चुका है। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, आज आप किसी भी विभाग में जाइए तो उस विभाग में जाएंगे तो आप लगातार कोई ना कोई घोटाला सामने आएगा। लेकिन सबसे बात जो जटिल समस्या ये आ रही है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता देश के बारे में सोचता है, अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है कि हमारे राष्ट्र की संपत्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है वो ना हो पाए। उसके लिए एक आरटीआई कार्यकर्ता क्या करता है कि अपनी जान जोखिम में डाल के वो आरटीआई लगाता है। और आरटीआई लगाने के बाद कुछ विभागों में कुछ जानकारियाँ क्या वो दबा दी जाती हैं। जो जानकारियाँ सामने भी आती हैं उसमें क्या होता है, अगर जानकारी दे भी दी
विभागों ने, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है कि अगर ऐसा नहीं करो तो जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर फर्जी FIR कर दी जाएगी। तो मतलब वो एक RTI कार्यकर्ता बेचारा बुरी तरह से प्रताड़ित होता रहता है, उसकी सुनने वाला कौन नहीं है। अगर एक RTI कार्यकर्ता अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचता है तो उसको सुरक्षा देने का अधिकार किसको है? इन नेताओं को चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि उनको चाहिए कि उनको सुरक्षा, उनकी RTI कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम हो, उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अगर RTI कार्यकर्ता के ऊपर कोई जानलेवा हमला हो गया या कोई दुर्घटना या कोई ट्रक, इस तरह की चीज़ें होती रहती सामने की, इनको सबूत खत्म कर दिया जाए, तो आज ये होता है तो इसका जवाबदार कौन होगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर किसी भी RTI कार्यकर्ता के ऊपर अगर प्रलोभन दिया जाता है और उसे धमकी दी जाती है कि किसी भी प्रकार के उसके साथ हादसा होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी उस संबंधित विभाग के ऊपर आनी चाहिए कि इसमें उसका किया धरा है पूरा। तो ये चीज़ें जब होने लगेंगी और जब RTI सामने आ रही है, पूरे सबूत सामने आ रहे हैं, तो विभाग और पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, ये क्यों डिनाई कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? उन भ्रष्ट जो सप्लायर हैं, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो भी संबंधित विभागों के, उनके ऊपर तत्काल FIR करनी चाहिए और उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं हाल ही की बात बताना चाहूँगा आपको कि पंजाब में हमारी सरकार बनी और पंजाब में हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया जो WhatsApp नंबर है। अगर कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत लेता है या कि किसी को प्रताड़ित करता है रिश्वत देने के लिए, तो उसके ऊपर संबंधित का वीडियो बना के आप हमारे WhatsApp नंबर पे डालो। अभी मामला सामने आया पंजाब से कि अभी हमारी सरकार बने 7 दिन हुए और इन 7 दिनों में हमारी सरकार ने एक वीडियो आया, एक तहसीलदार का क्लर्क जो थी उसको आम आदमी पार्टी ने जेल भेजने का काम किया। इन मुद्दों पे भी बात करेंगे कभी मौका मिलेगा तो, लेकिन बात अभी यहाँ ये आ रही है कि उद्योग विभाग में, जैसा कि इन्होंने बताया भाई साहब ने, कि एक व्यक्ति के नाम से 3 लोन दिए गए हैं और ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति के नाम से 3 लोन दे दिए जाए। भारत में वैसे भी अब देखा जाता है कि जिले में इतनी बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं हर एक युवा चाहता है कि हमें भी लोन मिले तो हमारे लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, पर यदि एक ही व्यक्ति के नाम से 3 लोन कर दिए जाएंगे और लोगों का क्या होगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे अभी जो मामला सामने आ रहा है कि एक ही व्यक्ति को 3 बार लोन दिया गया है, ये तो नियम के पूरा ही विपरीत चल रहा है ये मामला, ठीक है। इसके बाद में जहां जो भाई मैंने पिछली बात कही, तो जब घर का जो मुखिया होता है जब वो ही भ्रष्ट होगा तो उस घर के सारे सदस्य भ्रष्ट होंगे। अगर हम आज सही नहीं होंगे, अपने बच्चे को जो परवरिश देंगे हमारा बच्चा भी कल वही काम करेगा। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक चपरासी से लेके और एक मुख्यमंत्री तक पूरे बिके हुए सबको। चपरासी को 50 रुपये चाहिए, फिर थोड़ा अंदर जाइए तो बाबू को 500 रुपये चाहिए, फिर तहसीलदार के पास जाइए तो तहसीलदार को 5,000 रुपये चाहिए, उसके ऊपर जाइए मंत्री विधायकों के पास जाइए तो उनको 5 लाख चाहिए और उसके ऊपर जाइए मुख्यमंत्री तक तो 5 करोड़ चाहिए। तो ये जो सिलसिला है ये लगातार ऐसे ही बंदर बांट होती रहती है और जनता का पैसा है, जनता की टैक्स का पैसा है, उसका पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। और हमारे भाई जैसे अटल मिश्रा जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया और लगातार कर रहे हैं, तो इनके साथ के लिए हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं। और जो भ्रष्ट अधिकारी और इनके जो एक ही व्यक्ति के नाम पे 3 बार लोन दिया गया है, अगर इनके जिन अधिकारी जो संलिप्त हैं इस पूरे मामले में, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम उनका सीधे तालाबंदी का भी काम करेंगे, पुलिस थाने को भी घेरेंगे और यहाँ के संबंधित जिला प्रशासन को भी घेरने का काम करेंगे। क्यों कि हमारा अधिकार जो है, हम जब तक पूरी आवाज़ और पूरी शिद्दत से नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। आज हमारा भाई है अटल मिश्रा, आवाज़ उठा रहा है, आज उसकी वो अकेला पड़ रहा है, अगर उसकी आवाज़ आज दब गई तो कल कोई दूसरा अटल मिश्रा पैदा नहीं होगा, क्योंकि सबको ये डर सताएगा कि कहीं ना कहीं मार दिया। अभी पिछली बार व्यापम की बात की जाए तो व्यापम में आपने देखा कि 50 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, जो सबूत थे वो ख़त्म कर दिए गए। वही सारी चीज़ें इन RTI में भी होता है। तो हमारे साथ दोनों लोग हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उम्मीद हर दल से करते हैं, कांग्रेस से भी करते हैं, बीजेपी से भी करते हैं, आम आदमी पार्टी से भी करते हैं कि लगातार जो ये घोटालों की बात सामने आ रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रमाण ये लेके बैठे हैं और ये प्रमाण लेने के बाद इन्हें जो धमकी भरे तमाम प्रकार के कॉल आ रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आहत करने वाली हैं और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उद्योग विभाग से लेके स्वास्थ्य विभाग से लेके तमाम जो विभागों की ये बात बता रहे हैं, इन्हें लगातार धमकियाँ आई, इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो क्या कहेंगे इस संबंध में कि अब जो है तो कैसे आप अपने मिशन पे रहेंगे या आप अपने मिशन को छोड़ देंगे? मैं पूर्णतः अपने मिशन पे ही हूँ और अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमने 154 CRPC के अंतर्गत थाने में भी आवेदन दिया है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, जिसके उपरांत भी
प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके उपरांत हम एसपी महोदय को भी एक पत्र दिए हैं। अगर उस पर भी जल्द ही सुनवाई नहीं होती तो फिर हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और संबंधित व्यक्ति जो भी अपराध है और जो भी अनियमितताएं हुई हैं उनको सुधारेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय आरटीआई कार्यकर्ता अटल मिश्रा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी। आज हम बात हुई है आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। लगातार भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देश की एक सबसे बड़ी समस्या रही है, प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या रही है, जिले की एक सबसे बड़ी समस्या रही है। उन दिनों जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उन दिनों राजीव गांधी का एक बयान मुझे याद है। हम किसी भी दल को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, लेकिन उनका एक बयान याद है कि उन्होंने कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री थे कि यदि हम 100 रुपये भेजते हैं तो जनता तक 1 रुपये ही पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं उस पद पर बैठा व्यक्ति जब उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी तो वही स्थिति आज इतने सालों बाद भी देखने को मिल रही है जिस प्रकार से देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर आवश्यकता है प्रशासन को सघन जांच करने की। और हर विभाग में जो एक व्यक्ति के नाम से जो बात सामने आ रही है कि 3 लोन दिए गए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यदि हर विभाग अपने अपने जगह पर सही है तो फिर वो जवाबदेही करने में लेट क्यों कर रहे हैं, वो जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया गया है तो उसकी जवाबदेही दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इन्हें इस प्रकार के धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और इन्हें जो है तो सुरक्षा कैसे मिल पाएगी, ये अपने आप को जिले में, प्रदेश में सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम बिल्कुल अलग मुद्दे को लेकर आए हैं क्योंकि इन सारे मुद्दों पर चर्चा करना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक था। आप देखते रहे विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।